यानी राजीव जेटली, आप मुस्कुराइए मत, बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने बनाई है। उसको पता है कि कहां पर कांग्रेस का अस्तित्व बचाना भी है और वहां के रीजनल पार्टी से टक्कर भी लेनी है और बीजेपी को भी हराना है। राजीव जेटली इसीलिए बहुत सोच समझ कर लिस्ट बनाई है, कौन कौन उस मंच पर आएगा, कौन नहीं आएगा। मानक भाई, आपने शायद गौर नहीं किया, अभी थोड़ी देर पहले देखिए, जो भी राजनीतिक पार्टी जिस राज्य के अंदर चुनाव लड़ती है वो वहां मुख्यमंत्री नहीं बनती है, वो वहां प्रधानमंत्री बनती है और वो प्रधानमंत्री की लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी तो औथ भी नहीं ली होती मुख्यमंत्री की, उससे पहले प्रधानमंत्री को स्वप्न लेना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी को नो डाउट कर्नाटका के अंदर जीत मिली तो ममता बनर्जी थोड़ा सा डाउन हो गई, अब आप प्रधानमंत्री। तो ममता बनर्जी को थोड़ी जीत मिलती है तो कहती है मैं प्रधानमंत्री, किसी और को जीत मिलती है तो कहते हैं मैं प्रधानमंत्री, और जो कहते हैं मैं ही प्रधानमंत्री उनको तो बुलाया ही नहीं जाता। जगनमोहन रेड्डी कहते हैं मैं ही प्रधानमंत्री, केसीआर कहते हैं मैं ही प्रधानमंत्री, अपना केजरीवाल कहते हैं मैं ही जो प्रधानमंत्री वो नहीं आएंगे, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का स्वप्न ले रहे हैं वो आएंगे। तो ये सोचिए कि लड़ाई जो है ना, ये प्रधानमंत्री पद की है, लेकिन प्रधानमंत्री पद की लड़ाई अपने अपने राज्य में बैठकर एक राज्य का मुख्यमंत्री लेता है, और यहां पर कोई समन्वय वाली बात नहीं। आप देखिए कि जब 2019 के अंदर भी चुनाव हुए तो उससे पहले भी ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई थी, लेकिन 2019 में जब चुनाव हुए थे सभी राजनीतिक पार्टियां यूपीए मिला करके 30% के वोट तक नहीं पहुंच पाई थी। उससे पहले का वोट परसेंटेज देख लीजिए आप, उसके बाद ये 26% पर रह गए थे, लगभग 26% पे। जहां प्रधानमंत्री की बात आती है, नरेंद्र मोदी जी की बात आती है, हमें गर्व होता है, हर राज्य के अंदर नरेंद्र मोदी जी को लेकर के जाते हैं, हमें गर्व है इस बात पे कि हमें चुनाव जितवाते हैं, हमें गर्व है इस बात पे कि देश की जनता उनसे कनेक्ट करती है। लेकिन यहां फर्क कहां पे आता है? फर्क आता है, एक तरफ तो हम अपने शीर्ष नेतृत्व को हर राज्य के अंदर लेकर जाते हैं और एक तरफ लीडरशिप स्टेट की ये घबराती रहती है कि मेरे राज्य में कहीं राहुल गांधी एंटर ना कर जाए। और ये बात सच है, ये बात पूछिए कि आप हिमाचल का की जीत के बाद भी ऐसी बात कह रहे हैं आप। 136 सीटें जीती हैं भाई, वहां राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी ने, सबने प्रचार किया। नहीं, आपने देखा होगा, अगर आपने अपने विजुअल को उठा के देख लीजिए, कितनी बार आपने राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी को देखा। मैक्सिमम टाइम आपने देखा तो सिद्धरामैया जी को देखा, मैक्सिमम डी शिव कुमार को देखा, उन्हीं के नाम पर ये चुनाव लड़ा गया था। और ये एहसास अभी नहीं, हमें बहुत पहले हो गया था हिमाचल चुनावों में। हिमाचल चुनावों में इन्होंने राहुल गांधी जी को दूर रखा चुनावों से कि अगर राहुल गांधी जी कहीं एंट्री ले गए तो हो सकता है कि हमें नुकसान उठाना पड़ जाए। मैं बात इसकी कह रहा हूं कि हमें कितना गर्व है अपनी लीडरशिप के ऊपर, इनको अपनी लीडरशिप के ऊपर गर्व नहीं। मतलब कर्नाटक की इतनी बड़ी हार से आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रही है? देखिए, कर्नाटक की हार का विश्लेषण बहुत गहरे तौर पर हो रहा है और उसकी जो भी हमारी लोकल वजहें रही हैं, उनको गंभीरता से लिया जा रहा है। और देश के, देखिए लोकल वजह, अब मतलब पूरी हार का जिम्मा आपने लोकल नेताओं पर डाल दिया कर्नाटक में। अंडरस्टूड है। देखिए, मगर हम इसको दूसरे तरीके से लेंगे तो यही लोकसभा का चुनाव होता है। ये कांग्रेस पार्टी देखिए 19% वोट शेयर भी नहीं कर पाती, 19% भी नहीं ले पाती। उससे पहले जब राज्य के चुनाव होते हैं तो वहां पे वो वोट परसेंटेज नहीं रहता है। जब भी ये इशू केंद्र का आ जाता है, राज्य का, देश का आ जाता है, तो देश के अंदर एक भी ऐसा लीडर नहीं होता जो देश के प्रधानमंत्री जी के सामने 10% भी खड़ा हो सके। सभी लीडर्स को आप मिला ले तब भी 10% तक नहीं खड़े हो सकते हैं। बेसिकली बात क्या है, मैं आपको जो कहने समझाने की कोशिश कर रहा था वो ये कर रहा था कि एक राज्य का चुनाव एक नेता की महत्वाकांक्षाओं को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा देता है, केवल राज्य का चुनाव। यही पश्चिम बंगाल में आपने देखा, यही आपने अभी कर्नाटका के बाद देखा। तो ये जो प्रधानमंत्री के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है राज्यों के, लेकिन नहीं राजीव जेटली, लेकिन कांग्रेस की स्ट्रैटेजी तो देखिए, कर्नाटक जीतने के बाद उसने कितनी चतुराई से, मैं चतुराई शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के कर रहा हूं, कितनी चतुराई से देखिए उन सारे नेताओं को भी बुलाया है जो कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हैं। कुछ एक पार्टियों को छोड़ दिया है जिनके यहां लोकली उनसे फाइट करना है। तो सब राजनीतिक तौर पर हो रहा है। और ये आप क्यों मान के चल रहे हैं कि वही होगा जो 2018 में हुआ था, जब सारे के सारे विपक्षी नेता एक मंच पर आए थे लेकिन उसके बाद हुआ कुछ नहीं था? क्या पता इस बार कांग्रेस ने मन बना लिया, सबने मन बना लिया? आपके प्रश्न से पहले मानक भाई मैंने आपको जवाब दे दिया था। यही प्रश्न तो आप जो अब उठा रहे हैं, इसका जवाब मैं पहले से देता आ रहा हूं। आपने कहा कि उन सभी राजनीतिक पार्टियों को बुलाया गया जो महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री पद की रखते हैं। यही तो मैं आपको बोल रहा हूं कि राज्यों के अंदर प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। राज्यों के अंदर एक चुनाव का रिजल्ट इनको प्रधानमंत्री के पद तक लेकर के चले जाते हैं। और ये महत्वाकांक्षा किसी एक ने नहीं पाली है, लेकिन जिनकी मजबूत महत्वाकांक्षा है, जो मजबूती से कहते हैं मैं तो प्रधानमंत्री ही बनूंगा,
जो मजबूती से कहते हैं, उन लोगों को तो इन्होंने लिस्ट से बाहर कर दिया। और उसके ऊपर देखो दलील दलील क्या दी जा रही है। दलील दी जा रही है कि वो सेकुलर, तथा कथित सेकुलर, जिस भी नाम से चुनाव लड़ते हैं ये लोग, जो दलील दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि वहां पर हमारी राजनीतिक उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन हमारी जो विचारधारा के साथ तालमेल रखता है हम उसको बुलाते हैं। तो आप ये सोचिए, केसीआर की अलग महत्वाकांक्षा है, केजरीवाल की अलग महत्वाकांक्षा है, जगन मोहन रेड्डी की अलग महत्वाकांक्षा है। तो इनकी तो महत्वाकांक्षा है, वो महत्वाकांक्षा जो है वो ममता दीदी के पास नहीं है, वो महत्वाकांक्षा नीतीश जी के पास है। ठीक है, ओके, मैं समझ गया, ऑलराइट, मैं समझ गया। अबे दुबे जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद कुलदीप कुमार और मनोज सिंह काका के पास जा रहा हूं। अच्छा, राजीव जेटली 10 सेकंड और अपनी बात पूरी करना चाह रहे हैं। अबे दुबे 1 सेकंड रुकेगा। हाँ बोलिए राजीव, जल्दी। एक बार सुन लीजिए। हाँ। नीतीश जी के साथ तो दिक्कत यह है कि नीतीश जी तो ऐसे तैयार होकर जाते हैं किसी शादी में जैसे कोई लड़की उनको पसंद कर लेगी। वो हर शादी में घूम रहे हैं आज। ऐसे मत बोलिए, अरे ऐसे मत बोलिए, अरे ऐसी टिप्पणी मत करिए, ऐसी टिप्पणी मत करिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए शायद इन नेताओं को मैं पसंद आ जाऊं और मुझे कहीं आप बन जाइए, आप आगे चलिए। ओके, अबे दुबे जो आप कहना चाह रहे थे वो कहिएगा और प्लीज जवाब भी दीजिएगा। ममता बनर्जी ने तो मना कर दिया, नहीं आएंगी शपथ ग्रहण में। ऐसे 1-2 और निकल गए तो कैसे दिखाएंगे, कैसे शक्ति प्रदर्शन होगा? नहीं, मानक जी, पहली बात तो इस कर्नाटक के चुनाव से एक बात बहुत अच्छी साबित हुई है कि देश के प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक बन के उभरे। जहां जहां उन्होंने अपनी रैलियां की वहां भारतीय जनता पार्टी हार गई, और ये सौभाग्य है इस देश का। अब आने वाले देश के और राज्य के चुनाव में ये स्थितियां होगी। प्रदीप जी को मैं एक टास्क देता हूं कि ये एक बार मूल्यांकन करके मुझे भी जरूर बताएं कि बहुत भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचंड बहुमत का राग अलापती है तो भी, हाँ, कांग्रेस पार्टी की 52 सीटें जीत कर आई, ये बात मानता हूं, लेकिन इनकी 51 स्थानों पर जमानतें जब्त, 11 राज्यों में इनका एक भी सांसद जीत कर नहीं आया। पिछले 5 सालों में 31 विधानसभा के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 6 राज्यों में बहुमत के आधार पर जीत के आई है। उत्तराखंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे 6 राज्य हैं, मणिपुर सहित। बाकी के में या तो बैसाखी पर है या हथियाई हुई सत्ता है। और ममता बनर्जी तो क्यों करनी काट गई ममता बनर्जी आपके शक्ति प्रदर्शन से? देखिए, नहीं मानक जी, देखिए, अगर आपके घर में आयोजन होता है तो ये अधिकार आपका है कि आप निमंत्रण पत्र दें। आप अगर आना चाहें तो आपका स्वागत है। आप अगर उसका सम्मान रखते हुए अपना किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं तो भी हम उनका सम्मान आदर पूर्वक करेंगे, उसमें कोई हम। अरे लेकिन आपके शक्ति प्रदर्शन के उस मंच को कितना नुकसान होगा? मान लीजिए ममता निकल गई, एक आध और नेता निकल गए। अभी जा रहा हूं मनोज सिंह काका के पास, अभी पता लगेगा। अखिलेश भी पता नहीं आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आएंगे 2-3 बड़े नेता, तब क्या दिखाएंगे वहां से? बताइए। नहीं, मानक जी, आपने ये मान लिया कि ये जो दल आ रहे हैं ये अपने अपने राज्यों में सिंगल सीट शेयरिंग होगी, ऐसा संभव नहीं है मानक जी। ये साथ आ रहे हैं संकेतात्मक रूप से, ये संदेश देने के लिए साथ आ रहे हैं। वो आए या उनके प्रतिनिधि आए, लेकिन राज्यों की स्थितियां अलग होती है। मैंने कहा ना, 2004 में भी अलग अलग लड़े।